हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग 10th IGCSE का पेपर सॉल्व करेंगे 062541/May-June 23 का। ठीक है, तो सेकंड सम से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सो अ मोटरसाइकिलिस्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ट्रैक। ठीक है, द मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिलिस्ट हैव कंबाइंड मास, दोनों का मास कितना है 240 kg, मतलब आदमी का भी और उसका बाइक का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन का मास। ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ट्रैक मोटरसाइकिल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू दिस मच। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सेलरेशन कितना दिया 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मोटरसाइकिल रीच द एंड ऑफ द स्ट्रेट सेक्शन इज इन 5 सेकंड, मतलब स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो कितने टाइम में वो रीच करता है 5.3 सेकंड में। और एक्सेलरेशन कितना दिया है 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड बताना है, तो बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a इक्वल टू v बाई टी, dv बाई dt, राइट। तो आपको निकालना है dv, तो dv इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना दिया है 7.2 और डेल्टा t का वैल्यू कितना दिया है 5.3। आप ये मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, क्या आता है 38 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका v का वैल्यू हो गया, बराबर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड उसका। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट एंड मोटरसाइकिल ऑन द स्ट्रेट सेक्शन। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल टू ma। तो मास दिया उसका कितना 240 और अपना एक्सेलरेशन आया पता है 7.2 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 1700 न्यूटन। ठीक है, याद क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का बी में देखेंगे। एट द एंड ऑफ स्ट्रेट सेक्शन ट्रैक रिमेन हॉरिजॉन्टल बट बेंड टू द राइट, राइट साइड में वो बेंड होता है। व्हेन द मोटरसाइकिल रीचेस द बेंड सी ट्रेवल अराउंड द बेंड इन अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी डिफर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्केलर quantity has only magnitude। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एज सी ट्रेवल अलोंग द बेंड एट द कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा इसका मतलब क्या है जी, बताइए। मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ना वो, स्पीड कांस्टेंट है ना उसका। सो देयर इज एन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। अगर बेंड हो रहा है ऐसे बेंड ना, तो उसका क्या होता है, अगर सर्कुलर पाथ में कोई मूव करता है तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस एज डायरेक्शन चेंजेस, एज डायरेक्शन चेंजेस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, बराबर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या है इसका, एक्सप्लेन व्हाई देयर मस्ट बी रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिलिस्ट एज सी ट्रेवल अराउंड द बेंड। तो दो फोर्स लगता है अगर सर्कुलर पाथ में आप मूव करोगे तो। एक जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन अपना चेंज करता है एक पॉइंट पे, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसके सेंटर की तरफ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज एन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम। मतलब एक चेंज होगा तो सब चेंज होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लो बिकॉज देयर इज एन चेंज इन एक्सेलरेशन, देयर इज एन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी।
change in direction. In direction, change in momentum, change in momentum. ठीक है. एंड मोटरसाइक्लिक एक्सेलरेट चेंज इन मोमेंटम. तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. तो चलो यहाँ तक लिख लो, फिर थर्ड सॉल्व करेंगे. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे. रबर बैलून इज इन्फ्लेटेड विथ हीलियम. ठीक है. तो बैलून में क्या फिल किया, हीलियम एंड सील्ड सो दैट नो हीलियम एस्केप. तो एक बैलून है, उसके अंदर भर रहा है हीलियम. हीलियम नोबल गैस है. द बैलून इज पोजीशन इमीडिएटली बिलो द सीलिंग ऑफ इन अ रूम. तो वो क्या चला जाता है ऊपर, ठीक है ना, सीलिंग फैन के नीचे रखा है उसको. हीटर्स आर स्विच्ड ऑन. अभी रूम में क्या कर दिया, हीटर ऑन कर दिया. टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द रूम इंक्रीजेस. ठीक है. तो हीटर क्या करेगा, एयर को वार्म कर देगा ना. When the heater are first switched on, the temperature of air immediately below the ceiling increases more quickly than the temperature of air in the rest of the room. तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही हीटर ऑन किया तो ऊपर में सीलिंग फैन जो था वहां तक पहले गर्म हवा गया, फिर नीचे में कम गर्म था. ठीक है. तो एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड. क्योंकि गर्म हवा का लेस डेंसिटी होता है तो ऊपर जाता है, और ठंडा हवा का डेंसिटी ज्यादा होता है तो नीचे रहेगा. ठीक है. तो एक्सप्लेन व्हाई. As we know that warm air rises up fast due to less dense and cool air has more density, it falls down. Next point देखो, temperature of helium in the balloon increases as the rubber stretches, the volume occupied by helium increases. ठीक है. State what happened to the motion of the helium particle in the temperature rises. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना. जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. समझा. तो लिख लो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ बैलून increases, so it expands. Next, as the rubber stretches and volume of helium increases, the pressure of helium remain constant. तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. तो ये थोड़ी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे. तो प्रेशर कांस्टेंट ही होगा. इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ हीलियम, how the pressure of remains constant. ठीक है. in a balloon volume is fixed, so there is no increase in volume. ठीक है. so इतना काफी है ना, क्या और लिखना, 3 पॉइंट क्या है. और अगर वॉल्यूम इंक्रीज भी होगा तो पार्टिकल्स ज्यादा कोलाइड होंगे, कम होगा तो कम कोलाइड करेंगे. तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना. क्योंकि मोमेंटम क्या करता है, कैंसिल कर देता है. जैसे ये मान लीजिए आपका बैलून है, ये पार्टिकल ऐसे स्ट्राइक होगा, ये पीछे आएगा. ठीक है. तो ये इसका मोमेंटम इसको कैंसिल कर देता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार. as volume increases, collision increases. While
volume decreases, collision decreases. So finally they cancels the change in momentum. Change in momentum. So there is no effect in pressure. So there is no effect in pressure. ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, चलो ये लिखो। चलो अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A student investigate the efficiency of filament bulb. So a filament bulb with its glass bulb immersed in a water in a beaker. तो देखो ये थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर मेजर करेगा, ये फिलामेंट है, वाटर है, बीकर है, ये पावर सप्लाई कर रहे बल्ब को। रीडिंग ऑन थर्मोमीटर वाटर इज, ये आपका मतलब टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस पे, वो ग्लो कर रहा है, बराबर है। ओनली द glass of the lamp is in contact with water, the electrical connections are completely insulated, the bulb is switched on. ठीक है, वायर के ऊपर इंसुलेशन लगा। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर राइजेस टू दिस, मतलब ये आपका T1 है, ये क्या है T2। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो थीटा को भी टेम्परेचर बोलते हैं, चेंज इन डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर। तो ये T2 माइनस T1 आ जाएगा, कितना आएगा जी 21.5 माइनस 19.0। ठीक है, कितना आता है डिफरेंस बताइए। 2.5 1 में से 9 गया 1 2 ना 2.5 आएगा, बराबर है डिग्री सेल्सियस। ये चेंज इन टेम्परेचर है आपका। द मास ऑफ वाटर इन बीकर इज गिवन, ये आपका मास ऑफ वाटर है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, C ऑफ वाटर इज गिवन। सो दैट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर इज दिस मच, मतलब आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है MC डेल्टा T। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। तो कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी। मास कितना है 600 ग्राम, ठीक है, केजी में करेंगे डिवाइड बाय 1000, ये हो गया मास। C का वैल्यू है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 2.5, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 6300 जूल आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट है, इन द एक्सपेरिमेंट लैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर द टाइम, तो टाइम कितना दिया है 500 सेकेंड। द पावर सप्लाई टू द फिलामेंट इज 30 वाट, तो पावर इज 13 वाट। यूजफुल एनर्जी फ्रॉम द लैम्प इज ट्रांसफर एट द लाइट, energy that increase the temperature water is waste energy. Determine the maximum possible efficiency of the lamp. तो efficiency कैसे निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट ना। तो पहले तो एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर है आपका 13, टाइम कितना है 500, कितना है जी बताइए, कैलकुलेट कीजिए इसको, आता है 6500 जूल एनर्जी। ठीक है, और पहले का एनर्जी कितना है आपका 6300, बराबर। तो यूजफुल एनर्जी कितना हो गया, इतना आप दे रहे हो इनपुट, लेकिन आउटपुट तो यही मिल रहा है ना आपको। तो चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6500 माइनस 6300, तो इतना एनर्जी जूल क्या हो गया वेस्ट हो गया ना। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो ऊपर में आउटपुट तो 200, टोटल इनपुट कितना दिया था आपने 6500 इंटू 100, तो ये आपका इफिशियंसी है ना। तो इफिशियंसी कितना है 3.1%। ठीक है, चलो ये लिख लो। फिर आगे क्या है, efficiency of lamp is less than the value determined in 2, suggest one reason। क्या रीजन है बताइए। एनर्जी इज वेस्टेड, बराबर, गुड। सो टेम्परेचर चेंज ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू बीकर, और एनर्जी इज वेस्टेड ना, और वाटर एवोपरेट्स, ऐसे बोल सकते हैं।
तो क्या रीजन लिखो बताइए, लिख लो टेम्परेचर चेंजेस is an underestimate due to thermal energy. Thermal energy loses. इतना काफी है ना? चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो सो अ ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक ए बी सी डी, ये आपका है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये अगर इसको डायग्राम को ऐसे करो कन्वर्ट, तो नीचे रेक्टेंगल बन जाएगा, ऊपर में क्वाड्रेंट बन रहा है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ऐसा दिख रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट जैसा ही वाला पार्ट, ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5, मतलब ये डेंसर मीडियम है ना, बाहर से लाइट जो आ रही है वो आपका रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम में क्या होता है जी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होता है, ठीक है ना। और डेंसर मीडियम में क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है ना, ठीक है। तो ब्लॉक हैज वन कर्व पाथ दैट इज AB, तो ये आपका कर्व पाथ है AB, कर्व पाथ, यहाँ तक क्लियर है। एंड 3 स्ट्रेट साइड्स, 3 स्ट्रेट साइड्स तो आपका दिया हुआ है BC, ये आपका स्ट्रेट साइड हो गया BC, CD और DA, ये वाला, ठीक है। तो ये पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 दैट इज स्ट्रेट, यहाँ तक क्लियर है। देयर आर 3 राइट एंगल एट C एंड D, C, तो राइट एंगल कितना है, 3 राइट एंगल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्लियर है। The curved path 1 is quarter of the circumference of circle that has center at P, तो ये क्या एक्सप्लेन किया है कि इसका सेंटर ये है, तो ऐसे अगर सर्कल ड्रॉ किया तो ये पॉइंट P जो है वो सेंटर है आपका ना, इसको जस्ट ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये 2√r आता है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक क्लियर है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिसका एक सिंगल वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है। इंटर द ब्लॉक एट द कर्व पाथ AB एंड स्ट्राइक द साइड BC, तो AB से इंटर करता है कर्व पाथ पे, ठीक है ना, और ये BC पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये जो एंगल है और ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रेयर से डेंसर में गया, फिर डेंसर से रेयर में गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा एंगल कम है उसका रीजन बताएंगे। स्टेट व्हाट इज मीन बाय मोनोक्रोमेटिक, तो पहले मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ऑफ सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना, तो लिख लो लाइट हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी और ओनली वन wavelength, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द रे ऑफ लाइट डू नॉट चेंज डायरेक्शन व्हेन इट इंटर द ब्लॉक थ्रू द साइड AB, तो क्यों नहीं वो चेंज किया, वो बताओ। देखो पहले सिंपल पहले बताता हूँ, अगर ऐसे लाइट इंटर कर रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, तो देखो ये इंटर किया, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना एंगल्स वो मूव करना चाहता था ऑलरेडी वहां पे कर्व पाथ प्रोवाइडेड है ना, तो वो एंगल को कैंसिल कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन में चला गया, बराबर है। तो उसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल एंड ऑल ऑफ वेव फ्रंट इंटर ब्लॉक एट द सेम टाइम, समझा, ड्यू टू द कर्व पाथ। तो ये रीजन लिख लो, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I इज इक्वल टू 0, नॉर्मली इंटर कर रहा है ना, तो अगर कोई देखो अगर ऐसा डायग्राम आपका, अगर रे इंटर नॉर्मली करेगा तो नॉर्मली बाहर निकलेगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट
और क्या लिख सकता हूँ, इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल, रे अलोंग नॉर्मल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तीसरा रीजन, ऑल ऑफ वेव फ्रंट इंटर ब्लॉक एट द सेम टाइम, ऑल ऑफ वेव फ्रंट, all of wave front interlock at the same time, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करेंगे, सो दैट क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 42 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल निकालने का साइन इनवर्स कितना आएगा 1/1.5। ये ऊपर जो लिखा हूं ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ना, उसकी वैल्यू 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। 1.5 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, सो दैट एंगल बिटवीन द रे ऑफ लाइट लाइन AP is theta where AP is a straight angle to the side BC, theta increases to 45, state and explain what happened to the light that strike at P। तो डायग्राम देखेंगे जी। तो देखो ये नॉर्मली स्ट्राइक किया, तो नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे ना, ठीक है, तो बाहर भी 90 डिग्री पे आना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे, लेकिन ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो एंगल थोड़ा आप होगा ना, उसका चेंज होगा ना, इसके कारण वो 45 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नॉर्मली ड्रॉ किया हूँ, देखो ये लाइन, तो ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है, लेकिन उसको ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट क्या है, तो अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कराना चाहते हो तो ये थीटा इक्वल 45 होगा, बराबर है। तो ये रीजन लिखो, कितना डी ना, ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो क्रिटिकल एंगल कितना आता है अपना 42 ना, और वो जो थीटा है कितना है 45 है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया ना, तो लिख लो ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड। दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन सी, means angle of incident is greater than critical angle, angle of incidence greater than critical angle। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड में देखो, when theta is 45 the angle strike at CD, तो 45 होगा तो CD पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे आके, ठीक है, CD पे स्ट्राइक करेगा। तो डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द रिफ्लेक्टेड लाइट स्ट्राइक एट CD, क्या होगा बताइए, ऑल इज रिफ्लेक्टेड ना, तो देखो डायग्राम देख लो, ये ऐसे आएगा वापस, ठीक है, और इसको ड्रॉ किया ऐसे, तो ये एंगल 45, ये भी 45, ये आपस में ये 45 से स्ट्राइक किया, तो इसमें क्या होगा, ये रेज आपस में रिफ्लेक्ट होना चालू करेगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा, तो ये वाला जो था ये वाला नॉर्मल के ये पैरेलल हो जाएगा ना। ग्लास के अंदर ही लाइट अगर ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, सेम मीडियम में ट्रेवल करता है तो ऑल लाइट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री टू इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू ओरिजिनल।
चलो ये लिख लो फिर नेक्स्ट करता हूँ।